वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एंड इनोवेशन। आज हमारा कंटेंट है इंडक्टर। इंडक्टर क्या है, देन हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस क्या है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टेंस, कौन कौन सा फैक्टर होता है जो इंडक्टेंस को इफेक्ट करता है, देन पढ़ेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या चीज़ है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इंडक्टेंस का मेन डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज टेक नोट कॉपी एंड होल्ड ए पेन ऑन योर हैंड टू नोट डाउन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर क्या है? डिवाइस which are used to provide inductance in a circuit are called inductor। मतलब जो सर्किट प्रोवाइड करता है इंडक्टेंस, उस सर्किट को इंडक्टर बोला जाएगा। पहले से हम इंडक्टर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर लिए हैं, जो कि बेसिक है। आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, बस अभी थोड़ा डीपली पढ़ना होगा। इसीलिए इंडक्टर क्या है, जो इंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा वो है इंडक्टर। तो इंडक्टेंस क्या है पढ़ते हैं। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और डिवाइस टू अपोज एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो इन ए सर्किट। ठीक है, तो इंडक्टेंस क्या करता है? इंडक्टेंस क्या करता है ना, जो डिवाइस में अपोज करता है किसको? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो। मतलब जहाँ करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट फ्लो अगर चेंजेबल है तो उसको क्या करता है इंडक्टेंस? अपोज करता है। ठीक है, इंडक्टेंस क्या है आपको ठीक से समझाते हैं। एक सर्किट है जिसमें एक कॉइल है। ओके, जिसमें एक कॉइल है, ये हमारा कॉइल हो गया। और पहले से हम पढ़े थे इंडक्टर एक कॉइल होता है और यही इंडक्टर प्रोवाइड करता है इंडक्टेंस। ठीक है, तो इस कॉइल में हमारा इंडक्टेंस है। ये हमारा कॉइल कुछ इंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट देते हैं आई इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, मतलब डी आई बाई डी टी चेंजेबल करंट अगर इसमें देते हैं, जो कि हमको एसी में ही मिल सकता है, डीसी में नहीं मिलता है। तो अगर हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं और करंट अगर यहाँ फ्लो हो रहा है एसी का, तो चेंजेबल करंट फ्लो होगा और उसी करंट को क्या करेगा, इसका जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, इस कॉइल का जो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है, उस करंट को आगे जाने के लिए रोकने का कोशिश करेगा। कौन करेगा? इंडक्टर। इंडक्टर का अंदर जो प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस, वही अपोज करेगा। जैसे रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है, वो करंट को अपोज करता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से ये क्या करेगा? चेंजेबल करंट को ओनली अपोज करेगा। ओके, टाइप ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का टाइप्स क्या है? इंडक्टेंस को दो भाग में भाग किया गया है। इंडक्टेंस का टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कौन कौन सा टाइप्स में होता है? इंडक्टेंस देयर आर टू टाइप्स का होता है। एक है सेल्फ इंडक्टेंस और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? एक कॉइल है, इसमें जो इंडक्टेंस हमें मिलेगा, हम इसमें करंट देते हैं। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो होने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड इसका बनेगा और इसमें जो इंडक्टेंस डेवलप होगा, उसी इंडक्टेंस को सेल्फ इंडक्टेंस बोला जाएगा। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस किसे बोला जाता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये दो कॉइल है, कॉइल नंबर 1 एंड कॉइल नंबर 2। ठीक है, इस कॉइल में अगर हम करंट देते हैं, करंट दोनों में अगर सप्लाई करते हैं करंट, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा।
कोई भी कॉइल को अगर सप्लाई देते हैं उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये तो हम जानते हैं। अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड को आपस में कुछ लिंक कर दे, मतलब जैसे कि म्यूचुअल कर दें, दोनों को पास में ले आए, तो इसका जो जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल के ऊपर जाएगा एंड इसका जनरेट होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसी कॉइल के ऊपर जाएगा, जो कि L2 का मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा L1 एंड L1 का मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा L2, और दोनों में क्या होगा, म्यूचुअल होगा। और म्यूचुअल होने पर इस दोनों के अंदर और एक इंडक्टेंस पैदा होगा। पहले तो L1 इंडक्टेंस इसका है कॉइल का, और कॉइल नंबर 2 का L2 इंडक्टेंस है, लेकिन दोनों के बीच में अगर लिंक हो जाएगा तो ये इंडक्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये इंडक्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा, और टोटल में और एक इंडक्टेंस बन के आएगा, उसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस है when two or more coil one magnetically linked together by a common magnetic flux, they are said to have property of mutual inductance। सीधी बात है, अगर दो कॉयल क्या है, टू और मोर कॉयल को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में लिंक कर दे, मतलब जैसे कि हमारा फिगर दिखाया गया था, दो कॉयल, कॉयल नंबर 1 कॉयल नंबर 2, एक ही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक हो गया, जब पास में ले आए, दोनों को एक साथ लिंक कर दे, तो टोटल में जो प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। डेफिनेशन वही है। ठीक है, इसमें जो प्रॉपर्टी निकल के आएगा उसका नाम हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है ना, M0 का मतलब होता है M0 इज़ द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, जो कि हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा ये वैल्यू। देन MR इज़ द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ आयरन कोर। ठीक है, MR क्या है, जो रिलेटिव परमिटिबिलिटी आएगा आयरन का, उसका होगा MR। ये रिलेटिव परमिटिबिलिटी को बेस करके इसका वैल्यू होगा। आयरन का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, सब चीज़ का अलग अलग होगा। हम जिस मटेरियल लेके कैलकुलेशन करेंगे उसी हिसाब से उसका परमिबिलिटी अलग अलग आएगा, रिलेटिव परमिबिलिटी। ठीक है, एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मतलब N1 अगर बोला है तो कॉइल नंबर 1 का टर्न्स है, एंड N2 इज़ द कॉइल नंबर 2। ठीक है, ठीक आ गया। ए का मतलब ये होता है द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन M², क्रॉस सेक्शनल एरिया इन M²। इसका मतलब ये है, अगर हम कोई आयरन कोर में बनाए हैं इसका कॉयल, तो ये आयरन कोर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जो डायमीटर टोटल आता है, टोटल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को बोला जाता है ए, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है एल इज़ द कॉयल लेंथ इन मीटर। एल क्या है, कॉयल का लेंथ। ये जो हमारा कॉयल है, मान लीजिए हम ये आयरन कोर है, इसमें हम कॉयल बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कॉयल का लेंथ है ये मीटर में। ठीक है, अगर हम जितना डिस्टेंस का बनाएंगे उसी हिसाब से उसका कम वैल्यू आएगा, और जितना छोटा कॉयल होगा और पास में होगा तो वो ज़्यादा इंडक्टेंस पैदा करेगा। अभी हम देखेंगे जो इंडक्टेंस है वो कौन कौन से चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उसका वैल्यू। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इंडक्टेंस। द इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज प्राइमरली डिपेंड बाय 4 फैक्टर। इंडक्टर का इंडक्टेंस 4 फैक्टर ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? प्राइमरली डिपेंड किस किस के ऊपर करता है डिस्कशन करते हैं, और हमारा सेकेंडरी डिपेंड करता है जो कि नॉन फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे कि फ्रीक्वेंसी हुआ, करंट हुआ। लेकिन प्राइमरी डिपेंड करता है हम फिजिकल के ऊपर। तो इसका 4 फैक्टर है। पहला फैक्टर टाइप्स ऑफ कोर, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, मतलब किस टाइप का कोर हम यूज कर रहे हैं
एंड उसका परमिबिलिटी वैल्यू क्या है। जैसे कि फिगर में दिया गया सॉफ्ट आयरन एंड हार्डेड स्टील है, इस दोनों का परमिबिलिटी अलग अलग रहेगा और कोर अलग अलग है, ठीक है। उसी हिसाब से उसका इंडक्टेंस भी अलग अलग दोनों मटेरियल में अलग अलग आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड फैक्टर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर ऑफ द कॉइल। टर्न्स, जो कॉइल हम यूज कर रहे हैं उसका टर्न्स कितना है, ठीक है। जैसे कि फिगर में दिया गया है मोर नंबर ऑफ टर्न्स और इधर है लेस नंबर ऑफ टर्न्स, इस दोनों में इंडक्टेंस अलग अलग आएगा। जितना ज़्यादा टर्न्स होगा उतना ज़्यादा इंडक्टर का इंडक्टेंस वैल्यू आएगा और जितना कम टर्न्स होगा उतना ही कम आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है स्पेसिंग बिटवीन टर्न्स ऑफ वायर। स्पेसिंग फैक्टर उसको बोला जाता है स्पेसिंग फैक्टर। जो हमारा टर्न्स है उसका स्पेसिंग, उसका गैप कितना है, एक टर्न्स से दूसरा टर्न्स गैप कितना है। जैसे कि फिगर में दिया गया, इस फिगर में देखिए जो हमारा टर्न्स है वो नज़दीक है लेकिन ये वाला टर्न्स थोड़ा दूर है, तो जितना दूरी बढ़ेगा उतना इंडक्टेंस वैल्यू घट जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, डायमीटर ऑफ द कोर। ये जो दिया है हमारा कोर जिसके ऊपर हम कॉइल बनाएंगे, अगर ये डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इसका इंडक्टेंस वैल्यू ज़्यादा रहेगा। जैसे फिगर 2 में दिया है स्मॉल एरिया, इसका इंडक्टेंस वैल्यू कम ही रहेगा। तो ये था प्राइमरी 4 फैक्टर जो कि इंडक्टेंस डिपेंड करता है इस फैक्टर के ऊपर, और सेकेंडरी फैक्टर डिपेंड करता है हमारा करंट, फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड के ऊपर, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू एन एसी फ्लो बाय द इंडक्टिव इफेक्ट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओपोजिशन करता है, ओपोज करता है किसको, एसी करंट फ्लो को, किसके द्वारा, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। इसी को बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। डेट मीन्स किसी में अगर हम एसी करंट दे रहे हैं, किसी कॉइल में इंडक्टेंस में दे रहे हैं, अगर उसमें इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेगा, उस कॉइल जो उसका इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है वो जाने वाला करंट को ओपोज करेगा, और जो चीज़ करंट को रोकने के लिए काम करेगा उसको बोला जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। जैसे करंट को रोकने के लिए डीसी सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट रहता है, रेजिस्टेंस, ठीक उसी तरह इंडक्टिव सर्किट में, एसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेजेंट रहता है जो कि कॉइल में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम सर्किट में कैपेसिटर लगाए हैं तो वहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रेजेंट रहता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आर तीनों करंट को अपोज करने के लिए सर्किट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बट डीसी सर्किट में ओनली आर काम करता है, एसी सर्किट में तीनों वर्क करता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ काउंटर ईएमएफ ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं काउंटर ईएमएफ, और वो काउंटर ईएमएफ इंडक्टर में ही डेवलप होता है, उसके कॉइल में डेवलप होता है जहाँ पर इंडक्टेंस प्रेजेंट रहता है। द इंडक्टर काउंटर ईएमएफ जस्ट इक्वल टू एंड ऑपोजिट टू द वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब यह है जो काउंटर ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस होता है इंडक्टेंस में, वो क्या करेगा, हमारा मेन ईएमएफ जो सर्किट में दे रहे हैं उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा, और हमारा ये मैग्नीट्यूड ये अगर 10 वोल्ट है तो इसका भी 10 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। इसीलिए बोला गया इक्वल एंड ऑपोजिट, ऑपोजिट रहेगा एंड इक्वल ही रहेगा। देन देखते हैं ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें हम दो कॉयल यूज किए हैं, कॉयल नंबर 1 एंड कॉयल नंबर 2। दोनों कॉयल सेम है, बराबर है, इसमें जितना प्रॉपर्टी रहेगा इसका भी प्रॉपर्टी उतना ही रहेगा। दोनों कॉयल पूरा सेम कॉयल को यूज किए हैं, बस एक कॉयल में हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं जो कि 100 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर इस कॉयल को हिसाब किया जाए, मान लीजिए
अगर इसी वोल्टेज इसी कॉइल में हम दे रहे हैं डीसी सर्किट में, तो इसमें हमारा करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इसी करंट को जो लिमिट कर रहा है, जो मतलब डेवलप कर रहा है, लोड है, वो हमारा कॉइल नंबर 1 है, जिसको हम आर मानेंगे। ठीक है, इसी कॉइल का रेजिस्टेंस वैल्यू लोड क्रिएट करेगा जिसमें 2 एम्पियर फ्लो होगा। वही कॉइल को अगर हम सेम वोल्टेज 100 वोल्ट देते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें एसी देंगे, तो एसी में एक और चीज़ आ जाता है, फ्रीक्वेंसी, जो कि 50 हर्ट्ज रहता है। ठीक है, हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इंडिया का 50 हर्ट्ज होता है। तो हम अगर 50 हर्ट्ज कॉइल में दे देते हैं, तो इसमें दो अपोजिशन क्रिएट करेगा। एक तो हमारा रेजिस्टेंस जो कि डीसी सर्किट में प्रेजेंट था, ठीक है, और उसके साथ साथ ये कॉइल है, इसका कुछ इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए और एक चीज़ यहाँ प्रेजेंट होगा, एक्सएल, जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। सो हमारा सर्किट में दो चीज़ आ गया, एक एक्सएल का प्रॉपर्टी, एक आर का प्रॉपर्टी, मतलब रेजिस्टेंस का। दोनों मिलने के बाद इसका जो वैल्यू है ये आर से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आर से ज़्यादा रहेगा। सो हम अगर वही वोल्टेज देंगे वही फ्रीक्वेंसी से, तो एक्सेल जो डेवलप हुआ फ्रीक्वेंसी के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो इसका करंट का वैल्यू लिमिटेड हो गया। कितना हुआ, 0.5। तो पहले सर्किट में 2 एम्पियर जाता था और सेकंड सर्किट में 0.5। ये किस लिए हुआ ना, ये एसी में एक्सेल प्रोड्यूस हो गया कॉइल का। ठीक है, तो ये जो अपोजिशन क्या, इसको बोला जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिएक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, हमारा फॉर्मूला ये, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl। 2πfl, 2π का वैल्यू है 6.28 इंटू FL। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, जो कि हम हर्ट्ज में लेते हैं, एंड एल का मतलब होता है इंडक्टेंस इन हेनरी। सो एक कॉइल में हम जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस उतना ज़्यादा होगा, एंड जितना इंडक्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना इंडक्टिव रिएक्टेंस उसका ज़्यादा होगा। सो हम कॉइल का तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ा नहीं पाते हैं क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। सो हम इसी जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, हम इसको बढ़ा के हम एक्सेल को बढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिसएडवांटेज। इंडक्टेंस का तो कुछ एडवांटेज है जो कि करंट को रोकने के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, और वो डिसएडवांटेज ये है, इंडक्टेंस इंक्रीज आर्किंग इन स्विच कॉन्टैक्ट व्हिच इज मेजर डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर हम किसी इंडक्टेंस को सर्किट में यूज कर रहे हैं, उसका वैल्यू अगर कम है तो कुछ नहीं, नॉर्मल हमको पता नहीं चलेगा। अगर ज़्यादा वैल्यू है तो क्या होगा, मान लीजिए हम एक स्विच लगाए हैं, ठीक है, और इसमें हम बहुत ही ज़्यादा थोड़ा इंडक्टेंस का यूज किए हैं, एक कॉइल, इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं फेज एंड न्यूट्रल। ठीक है, तो जब हम स्विच यहाँ पर क्लोज करते हैं, स्विच का जो 2 पॉइंट होता है, जब एक क्लोज कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पर, अगर इंडक्टेंस सर्किट में प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पर स्पार्क होता है, जो कि हमारा स्विच का कॉन्टैक्ट ज़्यादा दिन नहीं ठहरता है और जल के कार्बन होकर ख़राब हो जाता है। तो इंडक्टेंस का वो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है, ये आर्किंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आगे भी हम और एक इंडक्टेंस के बारे में क्लास करेंगे जिसमें हम सर्किट सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल में जुड़ी रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आशा करते हैं आप लोगों का साथ मिलता रहे और आप लोगों का डाउट क्लियर करते रहें। अगर कुछ डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।